Good morning, everyone. Good morning, dear students. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th अकाउंट्स का थेवरी सेशन। प्रैक्टिकल हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब हमें हमारा थेवरी टॉपिक पूरा कवर करना है। तो आज हम पार्टनरशिप की सबसे पहले थेवरी को रिवाइज करेंगे कि पार्टनरशिप की थेवरी में से हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसका हमें बेसिक नॉलेज और कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा D1 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम टॉपिक में हमें क्या क्या सीखना है पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, preparation of capital account, accounting treatment, division of profit, accounting treatment, pass adjustment and guarantee profit। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दें। इसमें साझेदारी से आशय अपने को पढ़ना है, साझेदारी की विशेषता, साझेदार के अधिकार, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख के महत्व, लाभ हानि समायोजन खाते, पूंजीगत खाते के प्रकार, कितने प्रकार के पूंजीगत खाते होते हैं, कैसे उनकी कैलकुलेशंस होती है, लाभों का बंटवारा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेखांकन समायोजन कैसे करेंगे, कैसे उस चीज को हम लोग अपने अकाउंट्स बुक में एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पार्ट्स एडजस्टमेंट, लाभ की गारंटी और पूर्व समायोजन। चैप्टर 1 जो है हमारा पार्टनरशिप का, पहला हमारा एनपीओ, लेकिन अभी हमने एनपीओ का स्किप किया है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हमने सबसे पहले पार्टनरशिप चैप्टर हम लोग तैयार करेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हमें यही पढ़ना है, मतलब साझेदारी से आशय। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप का मतलब क्या है, कैसे ये पार्टनरशिप होती है, क्या होता है? तो बहुत सिंपल है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करना चाहते हैं और आपस में प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं, आपस में क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर कर लेते, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? व्हेन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर the profit of a business which is carried by all or any one of them acting for all। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए परस्पर सहमत होते हैं, वह व्यवसाय उन सभी की ओर से या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कोई भी बिजनेस को करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए वो एग्री करते हैं, और वो बिजनेस जो है वो या तो सभी पार्टनर मिलके चलाएंगे या उन सभी की ओर से कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। When two or more person who have agreed to share the profit of a business which is carried by all or any one of them acting for all। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की विशेषता क्या होगी? टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग और डेफिनेशन के पॉइंट से ही मिलकर बनती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। तो टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति, एग्रीमेंट, दोनों में अनुबंध या समझौता होना चाहिए। दो व्यक्ति कोई भी एग्रीमेंट पार्टनरशिप में इंटर्ट करेंगे तो उन दोनों का ऐसे इंटर्ट करेंगे, एग्रीमेंट से करेंगे। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, जब तक कोई बातें नहीं होगी, दोनों क्या काम करना चाहते, जब तक पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। जब दो व्यक्ति जो है कोई एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस को कौन चलाएगा? अभी हमने देखा था ना, या तो सभी पार्टनर्स चलाएंगे या कोई भी एक व्यक्ति चलाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ का विभाजन कैसे होगा? लाभ विभाजन जैसी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, वैसा हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग होगा। ओके, टू और मोर पर्सन, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन भी करना होता है, क्योंकि
क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा कितने मार्क्स में आता है, 3 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन होता है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंध है। एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, जो किसी बिजनेस को कैरी करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। पार्टनरशिप में कितने मेंबर होना चाहिए, कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। ये बात किसने कही है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कही है। सर मैक्सिमम कितने मेंबर्स होना चाहिए, मैक्सिमम बेटा 50 मेंबर होते हैं, ये बात कंपनी एक्ट ने बोला है। देखो दोनों ही एक्ट अलग है, पार्टनरशिप एक्ट अलग है, कंपनी एक्ट अलग है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको पार्टनरशिप करनी है तो 2 व्यक्ति कम से कम होना चाहिए, लेकिन कंपनी एक्ट बोलता है कि यदि आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो उस फर्म में 50 मेंबर रिस्ट्रिक्टेड है, इससे ज्यादा मेंबर आप इंटर नहीं कर सकते हो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग भी ध्यान दें। आपको मैं पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ वापस से। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा संबंध है या समझौता है जो किसी व्यवसाय के लाभ या हानि को बांटने के लिए परस्पर सहमत हुए हैं। इसमें क्या होना चाहिए, क्लॉज कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। ये किसने बोला है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। अधिकतम 50 व्यक्ति है, कंपनी अधिनियम के अनुसार है। कंपनी अधिनियम कौन सा है अपना, 2013 है। क्लियर यहाँ तक सभी को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एग्रीमेंट। वेरी गुड। अनुबंध या समझौता। अब सभी को पता है कि पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस आती है, बाय एग्रीमेंट आती है। ये एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। ये पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स टर्म इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच होने वाले एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी का जन्म अनुबंध से ही होता है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। मौखिक समझौता जो ओरल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो भी लीगल होते हैं, मतलब मौखिक समझौते भी वैध होते हैं। मगर फ्यूचर में विवाद से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखित समझौते को प्राथमिकता दी जाती है। रिटन एग्रीमेंट्स को हम लोग क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। साझेदारों के मध्य हुए इस अनुबंध को क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख भी कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या, लॉफुल बिजनेस। बिल्कुल, जो बिजनेस हम कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटी एक भी उसमें होना नहीं चाहिए, जिसको भारतीय कानून ने अवैध घोषित किया। ऐसा कोई भी काम हम लोग उस पार्टनरशिप में नहीं कर सकते हैं। वह व्यवसाय जिसके लिए अनुबंध किया जा रहा हो, वो व्यवसाय पूर्णतः वैध होना चाहिए। आप समझ रहे ना, वैध व्यवसाय मतलब लीगल होना चाहिए वो। ओके। अगला पॉइंट क्या, कैरिंग ऑन बिजनेस। व्यवसाय का संचालन कौन करेगा, हमने ये पॉइंट स्टार्टिंग में पढ़ा था। या तो सभी पार्टनर करेंगे या सभी के बिहाफ पे कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। ये बात कहाँ होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में होना चाहिए। अनुबंध का जो मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के संचालन के लिए ही होता है। साझेदारी व्यवसाय सभी साझेदारों के द्वारा या किसी एक के द्वारा सभी की सहमति से किया जा सकता है। एग्रीमेंट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, राइट्स ऑफ पार्टनर, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हम छोड़ दिए थे, प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ का विभाजन। प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो पार्टनर्स एग्रीमेंट क्यों करता है कि उसको कुछ लाभ हो, कुछ फायदा हो और वो आपस में बांट सके, वो काम को इजीली कर सके। साझेदारों के मध्य समझौता साझेदारी व्यवसाय के लाभ और हानि को बांटने के लिए होना चाहिए। समझौते के अनुसार ही लाभ हानि का विभाजन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स ऑफ पार्टनर, साझेदार के अधिकार। साझेदार के क्या क्या अधिकार, जो फर्म में पार्टनर्स होता है ना, उसको कुछ अधिकार होने चाहिए ना। तो पार्टनरशिप एक्ट ने ही ये अधिकार पार्टनर्स को दिए हैं। कौन कौन से अधिकार है हम देखते हैं।
राइट टू पार्ट इन कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, पार्टनर जो है बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। सभी जितने भी मैटर्स होते हैं फर्म के, उन सब में उसको हस्तक्षेप करने का, अपनी राय रखने का, अपने विचार रखने का पूरा हक होता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्ट इन द मैटर ऑफ द पार्टनरशिप। Next point, every partner has right to share profit or loss with other in the agreed ratio. सभी पार्टनर्स को अपने लाभ को विभाजित करने का अधिकार होता है, जो रेशो उनके बीच में तय किया गया हो। Partners have a right of free access to all records, books of account and also to examine and copy them. मतलब ये इसका मतलब ये होता है कि सभी पार्टनर्स को ये अधिकार होता है, ये राइट्स होता है कि वो अकाउंट्स बुक को चेक करे, उसका एग्जामिन कर सके, उसको ऑडिट कर सके, उसका कॉपी ले सके। तो ये पार्टनर्स का राइट है कि वो बुक को चेक कर सकता है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बैंक में कितना बैलेंस है, ये सब कुछ हर पार्टनर चेक कर सकते हैं। A partner who has advanced loan to the firm is entitled to receive interest in case the rate of interest is not agreed. He will be given it 6% per annum. यदि क्या होता है, पार्टनर जो है फर्म को लोन दे देता है, तो फर्म पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट देगी और वो पार्टनर पूरा लेने का अधिकार रखता है। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इस रेट से इंटरेस्ट देंगे तो पार्टनरशिप डीड का मानेंगे। यदि डीड में इंटरेस्ट का क्लॉज नहीं है तो 6% बाय डिफॉल्ट उसको इंटरेस्ट तो मिलना ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी पार्टनर्स को ये अधिकार है कि फर्म में न्यू पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके एडमिशन के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन उसका एडमिशन कब होगा, जब सभी पार्टनर्स एग्री होंगे। उसके पहले वो इंटर नहीं करेगा ना, लेकिन वो इंट्रोड्यूस जरूर करवा सकता है। यदि आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा एडवाइजर है, इसको लेने से अपनी फर्म प्रॉफिटेबल हो सकती है, ये एक एग्जाम्पल है, तो आप उसके लिए सजेशन दे सकते हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सभी पार्टनर्स के बीच। जब सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे तो आप उसको पार्टनर बना सकते हैं। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, एक प्रॉपर नोटिस के द्वारा आप पार्टनरशिप से रिटायर्ड हो सकते हैं। हिंदी मीडियम प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान दें। साझेदार के अधिकार, प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है उसको, व्यवसाय में अपनी राय और मत देने का अधिकार सुरक्षित है उसके पास, लाभ और हानि को बांटने का अधिकार उसके एग्रीड रेशो में होना चाहिए, लेखांकन की पुस्तक को देखने और अंकेषण करने का उसके पास अधिकार होता है। साझेदारी फर्म को यदि लोन देता है उस पे ब्याज लेने का अधिकारी होगा। साझेदार फर्म को लोन देगा तो उस पे वो ब्याज ही लेगा। सभी साझेदार को यह अधिकार है कि व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश का प्रस्ताव रख सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और यदि पार्टनर साझेदारी फर्म से निवृत्त होने की इच्छा रखता है तो इसे उसको पूर्व निर्धारित सूचना देनी होगी। ये पार्टनर्स के राइट्स है। राइट्स ऑफ पार्टनर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप भले क्वेश्चंस के, तो आपको पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा। पूरा चैप्टर आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी? ओके, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि सर इस पॉइंट में हमको डाउट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, टेक्स्ट बॉक्स में चेक कर रहा हूं आप सभी का। ओके, ये सब पार्टनरशिप डीड क्या है? आपने बहुत सारी जगह पे सर नाम ले दिया कि पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, डीड में होना चाहिए। फाइनली ये डीड होती क्या है? डीड क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट जिसमें सारी बातें लिख दी जाती है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डीड मतलब अपन जैसे वसीयतनामा बोलते हैं ना, विल, वैसे ही क्या होती है पार्टनरशिप में डीड होती है। जो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
Partnership deed is a written agreement which lays down mutual rights, duties and responsibilities of a partner. Partnership deed एक written agreement होता है जिसमें साझेदार के परस्पर अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख होता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज, साझेदारी संलेख से आशय उस शर्त मानने से होता है जिसमें साझेदार के परस्पर अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का स्पष्ट उल्लेख होता है। फिर तो इसमें कौन कौन सी मेन बातें लिखी जा सकती है, तो बेटा आप ध्यान से देखिए, मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो सकती है? कंटेंट ऑफ डीड, कंटेंट ऑफ डीड के आगे संलेख की मुख्य बातें, नेम ऑफ द फर्म एंड इट्स एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर्स ऑफ बिजनेस, मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग of assets and liabilities, date of commencement of partnership, amount of capital to be contributed by each partner। वापस से मैं बोलना चाहूंगा, name of the firm and its permanent address, name and address of the partners, nature of business, method of evaluating of assets and liabilities, date of commencement of partnership, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। इसके बाद हमारे और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन हम पहले हिंदी में देखेंगे। फर्म का नाम एवं स्थायी पता, साझेदार का नाम एवं पता, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर में है, व्यवसाय क्या काम करता है, संपत्ति एवं दायित्व के मूल्यांकन की विधि, दिनांक जहां से हमारी साझेदारी प्रभावी हुई है, साझेदार की पूंजी, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, साझेदार कितनी पूंजी का निवेश करेंगे। आपको पता है ना कि क्या होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को एंट्री देते तो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, आपस में पूंजी लगाते हैं, तो इसमें वही क्लॉज लिखते हैं कि कौन पार्टनर कितनी पूंजी इन्वेस्ट करेगा, कितनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में ये बात भी लिख देना चाहिए कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे। ड्राइंग बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स ड्राइंग्स कर सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है तो कितनी उसकी लिमिट है, किस लिमिट तक वो ड्राइंग कर सकता है। यदि वो ड्राइंग करेगा तो क्या हम पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, ये बात भी लिखी होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म में अकाउंटिंग पीरियड कितना होना चाहिए, 31 मार्च हो या 31 दिसंबर हो, कैसे उसका अकाउंटिंग पीरियड रखना है, क्वार्टरली प्रिपेयर करना है, हाफ ईयरली प्रिपेयर करना है, ईयरली प्रिपरेशंस करना है फाइनल अकाउंट्स की। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, लाभ हानि का शेयरिंग रेशो क्या क्या होने चाहिए, पार्टनर्स को सैलरी मिलना है या नहीं मिलना है, कौन सा पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बात पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की अवधि कितना होना चाहिए, पार्टनरशिप सीजनल है, लॉन्ग टाइम पे चलना है, या पार्टनरशिप कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को लेके है कि हमें ये टास्कों को कंप्लीट करना है और हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। पूंजी पर ब्याज, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग भी एक बार देख लें। कारण पर ब्याज, लेखांकन की अवधि कितनी होना चाहिए, लाभ हानि का विभाजन, साझेदार को वेतन और साझेदारी की अवधि। रूल एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, यदि पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई, छोटा सा आपका पार्टनरशिप है, छोटी पार्टनरशिप है और आपने कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को लेके या स्पेशल टास्क को लेके आपने पार्टनरशिप कर रखी है और आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, और यदि आप लोगों में कोई विवाद होता है, पार्टनर्स में कोई विवाद होता है, तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो कुछ रूल्स एप्लीकेबल हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, कैपिटल रेशो नहीं होगा, कोई कोई नया रेशो नहीं होगा, आधा आधा 50-50% की पार्टनरशिप होगी। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन टू एनी पार्टनर ऑन हिज कैपिटल। ठीक है, यदि डीड में लिखा है तो देंगे और डीड में नहीं लिखा है तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल बी अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट। यदि डीड में लिखा है तो भी कब देंगे, जब प्रॉफिट होगा, यदि लॉस हुआ तो कैपिटल पे ब्याज भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग पे पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज
नहीं किया जाएगा। कब? क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई भी पार्टनर हो सैलरी नहीं ले पाएगा यदि डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दिया है तो वो 6% का इंटरेस्ट लेगा यदि डीड बनाई है, और यदि डीड में आपने रेट मेंशन किया है तो डीड का रेट चलेगा, अदरवाइज 6% फिक्स है। अब स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या क्या है पार्टनरशिप में, हमें वो देखना है जिसपे हमको मेन फोकस करना है हमारा, जिससे हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। ये वह पॉइंट्स हैं जैसे हमारे कैपिटल अकाउंट्स हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, पार्टनर्स के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ड्राइंग पे यदि पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग करा है तो उस पे हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पे कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और उसकी एंट्री कहाँ कहाँ होगी। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन के एंट्री हम लोग चेक करेंगे, इसमें कैसे लिखते हैं उसको, कौन से अकाउंट्स में आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन के बारे में हम लोग समझेंगे। कैपिटल रेशो, कैसे कैपिटल रेशो को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के आहरण पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन और कमीशन, ऋण पर ब्याज, पूंजी अनुपात और लाभ की गारंटी। अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, हम दो मेथड से इसको ऐसे बनाते हैं। पहला फिक्स कैपिटल मेथड होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है। फिक्स कैपिटल मेथड में बेटा दो अकाउंट बनते हैं, कितने अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। वापिस से एक बार रिवाइज करो, पार्टनर्स कैपिटल कितने, दो अकाउंट बनेंगे, दो मेथड है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनेंगे, दो बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक बनेगा करंट अकाउंट। अच्छा सर इनमें डिफरेंस क्या है, बिल्कुल बेटा अपन डिफरेंस की ओर आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर कैपिटल फिक्स होती है, एक बार पार्टनर ने कोई कैपिटल दे दी, वो दे दी है, यदि कोई वो विड्रॉल करता है तो कैपिटल चेंज होगी, या कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल चेंज होगी। तो सर बाकी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगे, वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल की एंट्री होगी और ये अकाउंट कांस्टेंट रहेगा, इसके बैलेंस में कोई चेंज नहीं होता तब तक कि कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो या कोई कैपिटल का विड्रॉल ना हो। क्लियर है सभी को। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में हम उन सभी ट्रांजेक्शन को एंट्री करते हैं किनको छोड़कर, नई कैपिटल को इंट्रोड्यूस और विड्रॉल को छोड़कर, बाकी सभी ट्रांजेक्शंस पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगे, जैसे आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। ये सभी चीजें कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है, ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट, व्हाटएवर, ठीक है। पार्टनर्स की ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस आएगा, यदि आपका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखिए ओपनिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जो भी बैलेंस निकला आप उसको बाय बैलेंस या ट्रू बैलेंस करके निकाल सकते हैं। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, हाँ बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन दिस मेथड वी प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट फॉर द ईच पार्टनर। हम सभी पार्टनर्स के लिए क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। Capital account are said to be fluctuating as the amount of capital of each partner do not remain same। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है, कोई भी पार्टनर्स के बैलेंस सेम नहीं होते हैं, हर साल बैलेंस बदलता जाएगा। इस विधि में केवल साझेदार का पूंजी खाता बनाया जाएगा, इस विधि से पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष बदल जाएगा। क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, एक सिंपल सी बात बोल दूं, हमने फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ी है, उसमें पार्टनर्स का कौन सा
अपना कौन सा अकाउंट था पहला, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, दोनों का अकाउंट मिला दे तो फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो ये पूरी चीज वो की वही है, सेम है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको वो दोनों अकाउंट को कंबाइन करना है। ओके, चलिए आगे की ओर देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों में से डिफरेंस क्या है? बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मेजरली इस टाइप का क्वेश्चन एमपी बोर्ड में ज्यादातर आता ही आता है। तो फिक्स कैपिटल मेथड, टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, कैपिटल एंड करंट। इस विधि में दो खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ओनली अ सिंगल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। इस विधि में केवल एक ही खाता बनाया जाता है, वो है पूंजी खाता। द कैपिटल बैलेंस रिमेन अनचेंज, कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे चेंज नहीं होता है जब तक कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे। यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल के साथ अदर ट्रांजेक्शन्स भी ऐड होते हैं। बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट अपीयर इन दी बैलेंस शीट, यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों ही कहाँ पे अपीयर होते हैं, बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं। ओनली कैपिटल अकाउंट अपीयर्स इन दी बैलेंस शीट, यहाँ पे सिर्फ क्योंकि सिंगल अकाउंट है और सिंगल की सिंगल ही अपीयर हो जाएगा। इफ द मेथड इज यूज देन इट मस्ट बी स्पेसिफाई इन दी पार्टनरशिप, यदि आप फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड में बताना होगा। यदि आपकी मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि आप इस बात को पार्टनरशिप डीड में लिखे, लेकिन हाँ ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि आपकी मेथड फिक्स कैपिटल मेथड। ओके, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे हम क्लियर करते हैं। यदि आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो ये दोनों ही मेरे ऑफिशियल नंबर है, 0731490850, 9340597270। यदि आपको कोई भी क्लास की इंक्वायरी हो या आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं सर मुझे कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपकी इस टॉपिक पे हेल्प चाहिए या आपको प्रैक्टिकल में भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, आपको वीडियो पसंद आया तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप मेरे वीडियो को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपके दोस्त का भी भला हो सकता है तो आप बिल्कुल उसे शेयर करिएगा। और प्लीज सब्सक्राइब यदि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि मैं कुछ भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। अब हम बहुत जल्द मिलेंगे हमारे नए थ्योरी सेशंस के साथ में, कोई नए टॉपिक के साथ में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा हम लोगों को तैयार करना है। अभी हम लोगों को एक ऑब्जेक्टिव सीरीज तैयार कर रहे हैं, तो हमारे जो 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है या 20 मार्क्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव आना है उसको भी हम तैयार कर पाए। तो अभी हम एक ऑब्जेक्टिव सीरीज पर भी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।